नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो भी आपका अभी टॉपिक चल रहा है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें मैंने B1 के बारे में बता चुकी हूँ, B2 के बारे में बता चुकी हूँ, B3 आज आपका है। इसके पहले मैंने फैट सॉल्युबल विटामिन हमारा हो चुका है A, D, E और K, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही आप चीज़ों को देखते रहेंगे तो आपको एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये क्वालिटी का जो कंटेंट है इसका, ये आपका बहुत बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में कम से कम मुझे 2 घंटे लगते हैं कि आपको कम टाइम में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं और आपको ज़्यादा बोरिंग ना महसूस हो। इस तरीके से मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए और इसके साथ साथ आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ में आप सक्सेस हो, बस यही हमारी इच्छा है। तो चलते हैं। ये हमारे देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन B3 है। क्या है? विटामिन B3 है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके TGT, PGT, नेट यानी आप अदर होम साइंस के साथ साथ अन्य जो एग्जाम होते हैं वहां से भी ये क्वेश्चन, वहां पे भी ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो इन वीडियो को इस बहुत ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बने हैं। तो देखिए, नियासिन जिसको हम विटामिन B3 के नाम से जाने जाते हैं, नियासिन या निकोटेनिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं, अब या एंटी पेलाग्रा विटामिन के नाम से जानते हैं। देखिए, इसके इतने नाम हैं, इन नामों से ही इसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नियासिन को हम विटामिन B3 कहते हैं, क्योंकि इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है या निकोटिनिक एसिड है। ठीक है। और या इसको और एक नाम से जानते हैं, एंटी पेलाग्रा विटामिन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेलाग्रा रोग के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग को दूर करने के लिए यदि नियासिन दिया जाए तो पेलाग्रा रोग दूर हो जाते हैं। तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा। और 1725 में स्पेनिश, इसने 1725 में स्पेनिश कैशल ने इसको बहुत डिटेल से इस पे अध्ययन किया और इसके बारे में बताया। और इसके साथ साथ वैज्ञानिक फैब्रोली ने, कौन? फैब्रोली वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो इटली के रहने वाले थे, और इन्होंने बताया कि जो ये पेलाग्रा शब्द है, इसको इन्होंने डिटेल किया कि जो पेलाग्रा शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पेले प्लस आग्रा। पेले प्लस आग्रा किसने बताया? फैब्रोली ने बताया। कहाँ के रहने वाले? इटली के रहने वाले। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो पेलाग्रा शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पेले और दूसरा आग्रा। पेले का मतलब होता है कि रफ या खुरदरा, रफ या खुरदरा, और आग्रा का अर्थ होता है स्किन। अब दोनों को मिला के क्या हुआ? खुरदरी या भद्दी त्वचा, या अंग्रेजी में बोल सकते हैं रफ स्किन, कह सकते हैं रफ स्किन। तो किसने बताया इसको? ये बताया है फैब्रोली ने। किसने बताया? फैब्रोली ने बताया। और इसका डिटेल में अध्ययन 1725 में स्पेनिश कैसल ने भी किया था और इसको इतने नामों से जाना जाता है। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ तक का आपका बन जाएगा। अब हम आते हैं इसके इतिहास पर। इतिहास में इसमें देखते हैं कि 1915 में अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था गोल्डबर्गर। क्या नाम था? इनका नाम था गोल्डबर्गर। और इन्होंने 12 कैदियों पर अध्ययन किया। उन्होंने क्या अध्ययन किया कि उनको जो है सूखी रोटी, फल या अनाज, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने दिया। कई चीज़ों को जो उनको ये जो पेलाग्रा नामक रोग था वो उनको हो गया, क्योंकि उनको डोज पूरा जो आपके विटामिन B3 जो रिच होते हैं वो उनको नहीं दिया गया। अन्य चीज़ों को उनमें देते गए, जिससे उनके अंदर इसकी कमी होती गई और उनके सिर दर्द करना, पेट में दर्द होना, खुजली होना, त्वचा संबंधी रोग होना और भूलने की ऐसी बीमारी होनी, इस तरह से चीज़ों को उन्होंने देखा कि उन 12 कैदियों में हो रहा है। फिर जैसे जैसे उस पर मतलब उनका डोज देते गए, उनकी डोज में परिवर्तन करते गए, निकोटेनिक एसिड फुल डोज लेते गए जिसमें वो तत्व पाए जाते हैं, और धीरे धीरे वो सही होते गए। ठीक है। तो सबसे पहले किसने किया? 1915 में। क्या थे? इनका नाम था गोल्डबर्गर। और उसी बार 1926 में गोल्डबर्गर ने इसका नाम क्या दिया है कि पेलाग्रा प्रिवेंटिंग न्यूट्रिएंट्स है। यानी जो ये विटामिन है B3, इसको उन्होंने बताया कि ये पेलाग्रा प्रिवेंटिंग मतलब रोकना,
ठीक है। ये पेलाग्रा प्रिवेंटिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व है, यानी पेलाग्रा को रोकने का पोषक तत्व किसने बताया? गोल्डबर्गर ने बताया 1926 में, क्योंकि इन्होंने 12 कैदियों पर रिसर्च करके देखा है। अब यहाँ पे आता है 1937 में। 1937 में इन्होंने देखा कि कुत्तों के जो जीभ होती है वो ब्लैक होती जा रही थी। तब उन्होंने ये रिच जो है न्यूट्रिएंट्स दिए विटामिन B3 का, तो वो भी क्या हो गया? वो सही हो गया। किसने सर्च किया था? ये एल्विजम ने किया था 1937 में। अब काउगिल ने बताया कि निकोटिन को जो है नियासिन, यानी जो निकोटिनिक है, इसको इसका नियासिन नाम दिया जाए। क्यों दिया जाए? इसका भी रीजन है, क्योंकि हमारा जो तंबाकू है, तंबाकू में निकोटिनिक अम्ल पाया जाता है, नाम होता है निकोटीन। तो निकोटीन की वजह से लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटीन है कि जो है ये नियासिन विटामिन है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने, काउगिल ने कहा कि इसका नाम जो है निकोटीन ना रखा जाए, बल्कि इसका नाम क्या रखा जाए? नियासिन रखा जाए, क्योंकि तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटीन हो सकता है लोगों के कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये नाम दिया काउगिल ने कि निकोटीन को नियासिन रखा जाए इसका नाम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका हिस्ट्री मैंने बता दिया, और थोड़ा यही इतने ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे ये वैज्ञानिक आपके थे, फेब्रुअरी वैज्ञानिक और स्पेनिश कैसेट। तो बस इतना ही आपके लिए एनफ है। और आपने नेट का पेपर देखा भी होगा। ये इतना है, आप जितना आप LT और TGT के लिए पढ़ते हैं उतना ही जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उतना ही आपके लिए एनफ है। उसी को यदि आप डीप पढ़ लेंगे तो आपके लिए है। कुछ चीज़ें हैं चैप्टर जो बहुत ही न्यून हैं, जिनको आप जो है पढ़ करके थोड़ा बहुत जानकारी इसमें से ले सकते, आप पास हो सकते हैं। बहुत टफ नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो जो नियासिन होता है ये पायरिडीन कार्बोक्सिल अम्ल होता है। क्या है? नियासिन जो है एक समूह होता है जिसमें पायरिडीन कार्बोक्सिल अम्ल होता है जिसमें, और यह अम्ल और एमाइड दोनों रूप में पाया जाता है, यानी अम्ल और अमाइड दोनों रूपों में ये पाए जाते हैं। जो अम्ल के रूप में किस में पाया जाता है? वेजिटेबल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, यानी जो फल और सब्जियां होती हैं उसमें हमारे क्या पाए जाते हैं? अम्ल के रूप में क्या निकोटिनिक अम्ल पाए जाते हैं, निकोटिनिक विटामिन पाई जाती है। और अमाइड जो होता है ये एनिमल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। अमाइड एनिमल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, जबकि हमारा जो अम्ल होता है ये वेजिटेबल प्रोडक्ट खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखना। नियासिन का जो कार्बोक्सिल समूह है क्या है? पायरिडीन कार्बोक्सिल अम्ल होता है। और इसका सूत्र क्या है? C6H5O2N होता है। C6H5O2N होता है क्या? इसका सूत्र होता है। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ों को मैंने लिया है जिससे आपको कोई भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए। अब इसी टॉपिक को यदि आप पढ़ते हैं किताब, कम से कम आपको एक हफ्ते एक टॉपिक को कवर करने मिलेंगे, क्योंकि अभी आप न्यू है। यदि आपको हिंट मिल जाएगा तब आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। और ये आपका है नेक्स्ट। और ये जो चैप्टर मैं यहाँ पढ़ाती हूँ ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि जो BA BSc बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सभी के लिए है। इनको आप और बच्चे जो आपके संपर्क में हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं यदि इस तरह से उन्होंने पढ़ाई की होगी। ठीक है, तो ये हमारे विशेषताओं में है कि ये गर्म जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? ये गर्म जल में घुलनशील होते हैं। इनका स्वाद कैसे होता है? कशैला होता है। किसका? निकोटिनिक अम्ल का। क्या होता है? इसका स्वाद कशैला होता है, अम्ल के प्रति, क्षार के प्रति, और वायु ताप के प्रति क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, यानी ये नष्ट नहीं होते हैं। क्या? अम्ल, क्षार, ताप, वायु के प्रति क्या होते हैं? ये स्थिर होते हैं। अब हमारा आता है कि सुई के आकार, इनका जो पदार्थ होता है कि रवेदार होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, और सुई के नोक के कितना के बराबर इनके रवे होते हैं। तो देखिए ये चीजें हो गई, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, निकोटिनिक एसिड यानी NAD और NADP। ठीक है, इसका पहले जो नाम था DPN, यानी NAD का नाम क्या था? DPN था। क्या था? डाईफास्फो, यानी देखो ये दोनों आपके वो एंजाइम होते हैं जो
बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं हमारे कार्बोज, वसा, प्रोटीन के चयापचय में, अन्य शारीरिक कामों में ये इनका बहुत ही योगदान होता है। यानी ये दोनों को एंजाइम हमारे हेल्प करते हैं इस निकोटिनिक एसिड में। तो ये एक को जो है को एंजाइम होते हैं। याद रखना NAD NADP ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे संबंधित है? निकोटिनिक अम्ल यानी विटामिन B3 संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में है कि NAD और NADP किससे संबंधित है। आपका नाम देगा विटामिन का B1 B2 B3, तो आपने यदि B3 में इसको पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको टिक कर देंगे। अभी मैंने राइबोफ्लेविन में भी बताया था इस तरह से विटामिन को एंजाइम के रूप में काम करते हैं, वहाँ पे भी आप इस तरह से को रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर DPN है क्या है? डाईफास्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड। पहले इसका नाम क्या था NAD का? डाईफास्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड। डाईफास्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड, अब इसका नाम NAD कर दिया गया है, यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यानी आपका DPN का नाम क्या हो गया? AD हो गया, NAD हो गया है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दूसरा एंजाइम क्या है? ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे सब चीजें वही है, बस यहाँ पे निकोटिनामाइड जुड़ गया है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, लास्ट में आपका क्या है? फॉस्फेट। ये दो एंजाइम है जो इनकी अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। ये जो NADP होता है इनको तेज अम्ल या तेज ताप में इनको उबाला जाता है, तेज ताप के संपर्क में रखा जाता है, तो यही क्या होते हैं? ये अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? ये अम्ल में बदल जाते हैं। यदि इनको तेज ताप पे इनको उबाला जाता है, तेज ताप के संपर्क में रखा जाता है, तो यही NADP किसमें बदल जाते हैं? ये अम्ल में यानी निकोटिनिक एसिड में बदल जाते हैं। याद रखना है NAD और NADP किससे संबंधित है? विटामिन B3 से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन क्या है? तो ट्रिप्टोफेन भी आपका एक तरीके से प्रोटीन है। अब नाम भी सुना होगा, प्रोटीन चैप्टर में पढ़ा भी होगा। ट्रिप्टोफेन एक प्रोटीन होता है जो नियासिन में बहुत ही इनका कोरिलेशन होता है, बहुत ही इनका जो है रोल होता है। क्या है ये जो ट्रिप्टोफेन है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये ट्रिप्टोफेन यदि हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफेन लेते हैं और ये 1 मिलीग्राम नियासिन हमें देता है। अब ये ट्रिप्टोफेन मिलता क्या है, कहाँ मिलता है, ये कैसे मिलता है? तो जो हम उच्च प्रकार की प्रोटीन लेते हैं, हाई प्रोटीन में डाइट में आपका जो अच्छे जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, ठीक है, सोयाबीन, इन सब जो उच्च प्रकार के प्रोटीन को लेते हैं उन्हीं में क्या पाया जाता है? ट्रिप्टोफेन पाया जाता है। यदि हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफेन लेते हैं तो 1 मिलीग्राम नियासिन, ट्रिप्टोफेन किस में चेंज होता है? नियासिन बदल जाता है, तो इसीलिए इसका रोल है। तो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है ट्रिप्टोफेन संबंधित है किस विटामिन से? तो नियासिन विटामिन यानी विटामिन B3 से संबंधित है, क्योंकि ये 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफेन क्या होता है? 1 मिलीग्राम नियासिन देने का काम करता है। तो ये चीजें हो गई। ट्रिप्टोफेन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो नियासिन में बदलने का काम करती है, नियासिन में चेंज हो जाती है। अब एक चीज यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है मक्का। देखिए मक्का जो ज्यादातर मात्रा में जो मक्का का सेवन करते हैं उनके अंदर जो है नियासिन यानी विटामिन B3 की कमी हो जाती है। कैसे कमी हो जाती है? क्योंकि जो ये आपका नियासिन में मक्के में ट्रिप्टोफेन बहुत ही न्यून मात्रा में पाया जाता है। ट्रिप्टोफेन बहुत न्यून मात्रा में पाया जाता है, जबकि इसमें जो ल्यूसिन है, क्या है इसमें? ल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन कम मात्रा में पाया जाता है, जो ल्यूसिन होता है इसकी मात्रा अधिक होती है। यही जो ल्यूसिन जब इसकी मात्रा अधिक होने के कारण से जो हमारा नियासिन होता है, विटामिन B3 होती है, इसको पचाने में असुविधा उत्पन्न होती है। यानी ये जो ल्यूसिन है ये रोकने का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में मक्का का सेवन करते हैं वो पहलाग्रह रोग से ग्रस्त हो जाते हैं या इनके अंदर विटामिन B3 की कमी हो जाती है, क्योंकि जो मक्का होता है इसमें ट्रिप्टोफेन न्यून मात्रा में है और ल्यूसिन अधिक मात्रा में है। ल्यूसिन जो होता है B3 को रोकने का काम करता है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है। तो मक्के में एक क्वेश्चन आ सकता है, मक्के में किसकी मात्रा कमी होती है? तो ट्रिप्टोफेन की किसकी मात्रा अधिक होती है? ल्यूसिन की। तो ये आप एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन बना करके भी आप लिख सकते हैं। अब आता है हमारा नियासिन के क्या कार्य होते हैं। तो देखिए नियासिन जो होता है
ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? यही हमारे जो एनएडी है और एनएडीपी है, यही को एंजाइम जो होते हैं हमारे कार्बोज, वसा, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ नाड़ी संस्थान को हमारे यानी हमारे मस्तिष्क को, हमारे पूरी तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि इसकी वजह से कई प्रकार की हमारी बीमारियां हो जाती हैं। अभी आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोग इससे होते हैं। 4D के नाम से आपने जाना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारे नाड़ी संस्थान यानी हमारे सोचने, विचारने, समझने और याददाश्त को कायम रखने, भूलने वाली बीमारी को दूर करने, यानी ये सब चीज़ों को हमारे ये मना B3 हेल्प करता है। और इसके साथ साथ ये शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है, यानी हमारे ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। और इसके साथ आंखों को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। बताइए, आंखों को आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखता है, लेकिन यही जो विटामिन ए होता है, इस विटामिन ए को रेटिनॉल में चेंज करने के लिए नियासिन की जरूरत पड़ती है। विटामिन ए को रेटिनॉल में बदलने के लिए नियासिन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि यह हमारे आंखों को स्वस्थ रखने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है कि त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। त्वचा संबंधी रोग खुजली, फोड़े होना, फुंसी होना, त्वचा का कठोर हो जाना, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। तो ये हमारे नियासिन की वजह से होता है। ये देखा जाए कि त्वचा संबंधी अगर रोग, हमारे निकोटिनिक एसिड बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट डालता है। इसीलिए हमें अब क्या है, हम लोग छिलके युक्त चीज़ों को नहीं लेते हैं, बल्कि छिलके रहित चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, जो हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को हमारे शरीर में करता रहता है। और धीरे धीरे लगातार कमी रही तो ये हमारे 4D आने में कमी नहीं होगी, वो भी आपके आ जाएंगे। तो देखिए, हम लोग होम साइंस के स्टूडेंट और होम साइंस के टीचर हैं, तो इन चीज़ों को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब है हम इसको दैनिक जीवन में उपयोग करें और लोगों को बताएं। क्योंकि क्या होता है कि हम थोड़े थोड़े नॉलेज लिए रहते हैं, उसी को हम सही मानते हैं, जबकि ये उचित नहीं है। जो किताबी ज्ञान है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नियासिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, नियासिन के क्या सोर्स हैं और RDM की क्या डिमांड है 2020 में। आइए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है नियासिन की कमी। अब हमारा जो निकोटिनिक एसिड है, इसकी कमी से 3 रोग होते हैं और इसको हम 3D के नाम से जानते हैं या 4D के नाम से जानते हैं। 3D या 4D के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें 3D या 4D आते हैं। D से डायरिया, D से डर्मेटाइटिस और D से डिमेंशिया और D से डेथ भी आता है। ठीक है, लास्ट यदि इसमें आपने इलाज नहीं किया तो लास्ट में क्या हो जाएगा, व्यक्ति की जो भी होगा, पेशेंट होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसको 3D और 4D के नाम से जानते हैं। 3D आपके दिखाई पड़ रहे हैं और चौथे D का नाम है डेथ। क्या है? डेथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं डायरिया के होते हैं। और एक चीज और है, इसमें जो हमारी जीभ होती है, जीभ में छाले पड़ना, जीभ में दाने पड़ना, जीभ का स्वाद खराब हो जाना, ये सब भी लक्षण आपके किस में होते हैं, ये डायरिया में होते हैं। तो ठीक है, जिसको हम ग्लॉसिड्स कहते हैं, भी मैंने आपको राइबोफ्लेविन में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो भी लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं ग्लॉसिड्स के भी। ठीक है, तो डायरिया में क्या है, पाचन में विकार उत्पन्न हो जाता है, भोजन हमारा पचता नहीं है, तो उससे संबंधित अन्य भी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। ओठ फटने लगते भी मैंने आपको बताया। ठीक है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, निर्बलता यानी कमजोरी आने लगती है, जब भोजन पचेगा नहीं तो कमजोरी आएगी ही। ठीक है, चक्कर आने लगता है। ठीक है, और ये हमारे डायरिया धीरे धीरे, इस पे डायरिया पे सब यदि कांड यहाँ पे इसका इलाज कर लिया जाएगा तो इस चीज पे नहीं जाएंगे। अगर इस पे इलाज नहीं किया गया तो किसके रूप में हो जाएगा, डर्मेटाइटिस। क्योंकि हमारे शरीर में जब पाचन संबंधी समस्या होगी तो जाहिर सी बात उसका त्वचा पर प्रभाव पड़ेगा ही। क्योंकि अब देखिए, डर्मेटाइटिस बहुत ही, आपने देखा हो किसी किसी का चेहरा ऐसे पूरा पूरा काला हो जाता है, इधर का भाग, इधर का भाग, यहाँ का भाग, आपने देखा होगा जब लाल लाल सा हो जाता है, सोचते हैं क्या हो गया इनको। जो आपने ऐसे लाल लाल सा भाग देखा होगा, उससे माथे पर होता है, चेहरे पे होता है, गले के पास होता है। ठीक है, हाथों पैरों में भी हो जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये उनके अंदर नियासिन की कमी होती है।
यदि उस व्यक्ति के अंदर नियासिन की कमी होती है तो जहां जहां पर सूर्य का संपर्क होता है, जहां जहां पर उनके शरीर में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस स्थान पे उनकी त्वचा का रंग लाल हो जाता है, एकदम ब्राउन सा हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों को जो फिर उसका इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि वो हो चुका है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डर्मेटाइटिस। क्या है? डर्मेटाइटिस। डर्म मतलब यदि शब्द आ जाता है डर्मे में तो जान लीजिए त्वचा संबंधी शब्द है, त्वचा संबंधी रोग से संबंधित है। तो डर्म मतलब ये त्वचा संबंधी रोग होता है। तो डर्मेटाइटिस में क्या है, अभी मैंने आपको बताया, सूर्य का प्रकाश जहां जहां पे पड़ता है वो अंग पूरे पूरे लाल हो जाते हैं। अब देखिए हाथ में, पैर में, गर्दन में, मुंह में, हथेली में, ये सब में लाल हो जाता है और इसके साथ साथ सूजन भी आ जाती है, उस स्थान पे खुजली भी होने लगती है। अब जलन भी होने लगता है, घाव भी होने लगते हैं। यानी इस पे भी इसका इलाज ना किया जाए तो उसमें और से और जलन होना, घाव होना, सूजन होना, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक आता है डर्मल लेजन्स, यानी ये त्वचा संबंधी चीजों को दिखा रहा है। अगर डर्मल लेजन शब्द आता है तो आपकी डर्मेटाइटिस संबंधित है, यानी ये त्वचा संबंधी होता है। इसमें आपके डर्मेटाइटिस आपने देखा होगा विटामिन B1, विटामिन ए की वजह से भी होता है। और आप यहाँ पे डर्मेटाइटिस आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो जैसा वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे उस तरीके से आपको आंसर देना है। लेकिन एक शब्द यहाँ पे देखा होगा, कैजल्स नेकलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके यही शब्द हैं जो आपके नेट में पूछे जाते हैं, यही शब्द हैं जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अदर भी एग्जाम में। तो कैजल्स नेकलेस का मतलब मैंने भी आपको बताया, जो जो स्थान खुले रहते हैं और सूर्य के संपर्क में आते हैं पूरे पूरे लाल हो जाते हैं। आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जैसे हार पहनते हैं, इसी तरीके से इस पूरे भाग में लाल हो जाता है। इसीलिए देखिए क्या लिखा है, नेकलेस। नेकलेस मतलब जैसे हार पहनते हैं, तो उसी तरीके से ये काजल्स नेकलेस के नाम से जानते हैं, जो B3 की वजह से होता है। यानी ये जहां जहां पे माला पहनने आते हैं उसी तरीके से पूरा पूरा लाल हो जाता है। इसको बोलते हैं एक वर्ड में काजल्स नेकलेस, त्वचा संबंधी रोग होता है। अब आता है हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब अगर डिमेंशिया शब्द आपने कहीं सुना है तो जान लीजिएगा ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी के बारे में बता रहा है। डिमेंशिया की भूलने की बीमारी भी हम कह सकते हैं, डिमेंशिया नाड़ी संबंधी विकार भी कह सकते हैं। तो ये शब्द याद रखना कि कौन से शब्द कहाँ से संबंधित है। डायरिया माने पाचन संबंधी, डर्मे मतलब त्वचा संबंधी, और डिमेंशिया माने हमारे नाड़ी संबंधी। तो नाड़ी संस्थान में विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी हमारे पे भुलक्कड़, भूल जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, बात बात में गुस्सा आ जाना, और कोई चीज रखे रहना, उसके बारे में भूल जाना क्या था, सोचते सोचते भूल जाना हम कहने क्या वाले थे। इस तरीके से चीजों को हम देखते हैं, यानी इसमें स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है, कमी आने लगती है, तनावग्रस्त व्यक्ति रहने लगता है, आत्महत्या की इच्छा होती है कि अब कुछ मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, इस तरीके से भावनाएं आने लगती हैं, बेहोशी होने लगती है। ठीक है, यानी ये सब चीजें नाड़ी संबंधी देखने को मिलता है। और एक सब याद रखना, साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है। साइजोफ्रेनिया एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है जो हमारे विटामिन B3 की वजह से भी होते हैं और अन्य कारणों से भी होते हैं। ठीक है, तो साइजोफ्रेनिया नामक रोग भी हो जाता है। अब आता है हमारा इसमें और भी देखिए, ये सब तो होते हैं B3 की वजह से, लेकिन कुछ और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से ये रोग देखने को मिलते हैं, इनकी कमी हो जाती है। क्या है? यदि हम उच्च प्रकार की प्रोटीन नहीं लेते, यानी दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब चीज़ों का हम नहीं सेवन करते हैं, दूध नहीं लेते हैं, सोयाबीन नहीं लेते हैं, तो ये आपको देखा होगा ज़्यादातर ये निम्न वर्ग में इनको देखने को मिलता है, या जो खाते नहीं हैं उन, या जो डाइटिंग बहुत ज़्यादा रहते हैं उनमें भी ये देखने को मिलते हैं। यानी उच्च प्रोटीन जो व्यक्ति नहीं ले रहा है उनको हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी, यानी हमारे अंदर यदि आयरन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी होती है, उस समय ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। और बी समूह की न्यूनता, यानी विटामिन B आपको मैंने बताया है, B1, B2, B3, ये सारी चीजें जो है, B6, जितने भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स में विटामिन आते हैं, ये उसमें से कोई विटामिन की कमी हुई तो ये आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि और भी क्या कारण होता है, उच्च प्रोटीन न लेने से, फोलिक एसिड की कमी होने से, और विटामिन B समूह की न्यूनता होने से भी, यानी ये आपके क्या है, ये भी कारण है। अब आता है हमारा साधन, यानी किसमें किसमें ज्यादा मिलता है। तो देखिए यहाँ पर है सर्वोत्तम साधन है, जितने लीवर है, यानी आपके नॉनवेज की जो चीजें, इसमें जो लीवर वाला पार्ट होता है उसमें ये सर्वोत्तम साधन होता है किसका, B3 का। खमीर युक्त चीजें,
चावल की भूसी और मूंगफली, ये क्या होते हैं, ये किसके सोर्स होते हैं, उच्च स्रोत होते हैं, किसके, B3 के। अब उत्तम में संपूर्ण अनाज आते हैं, दाल, मछली, सोयाबीन, ये क्या होते हैं, उत्तम स्रोत में आते हैं विटामिन B3 के। अब यहाँ पे पिसा अनाज, मक्का, दूध, अंडा। अब देखिए यहाँ पर ये मध्यम में क्या होते हैं या निम्न में पाए जाते हैं। पिसा अनाज क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें आपके जो छिलके होते हैं वो पिस जाते हैं, छिलके आप निकाल देते हैं। तो जो पिसे अनाज में होते हैं, पिस जाते हैं, तो ये सब में क्या है, इसमें मध्यम होते हैं, इनकी मात्रा न्यून होती है। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं, और कैटेगराइज करने का भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अब लास्ट पॉइंट इससे संबंधित RDA। अब देखिए आपको कोई भी पॉइंट नहीं छूट रहा है कि हिस्ट्री से लेकर के कि शब्द से बना है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या फंक्शंस है, कौन से कोएंजाइम इसमें काम करते हैं, और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इसके क्या स्रोत हैं, और ये आपके RDA की क्या डिमांड होती है, कितना लेना चाहिए। RDA मैंने आपको बताया है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, यानी कितना हमें जरूरत होती है हमें लेने की अपने पर डे में। तो इसकी जो 2020 का ये डाटा है, यानी 2020 का जो 2020 जो डाटा है RDA का, इसके अनुसार मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैन को चाहिए निम्न काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले और भारी काम करने वाले। निम्न काम करने वाले को 14 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है, मध्यम में 18 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है, और भारी काम करने वाले को 23 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है नियासिन की। ठीक है, और उसी तरह ओमेन को देखते ही निम्न काम करने वाले को देखिए यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या है 11 है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कंपेरिजन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 14 4 18 5 23, इस तरह 14 4 18 5 23, 14 18 23, और यहाँ पे 11 3 14 4 18, 11 14 18 किसमें है, ये ओमेन में है। नेक्स्ट हमारा गर्भवती महिला को, गर्भवती महिला में ये जो डाइट होती है मध्यम वर्ग की, इसमें से हम यहाँ पे +2 कर देते हैं, किसमें कर देते हैं, +2 कर देते हैं, यानी इसमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और स्तनपान कराने वाली जो लेडी होती हैं, यानी 0 से 6 मंथ को और 6 to 12 मंथ को +5, यानी इसमें +5 और बढ़ा देते हैं, जो ये मीडियम होता है इसी में हम +5 कर देते हैं, यही इसका होता है। पूछने जोड़ने में आ जाए तो इस तरीके से आप मध्यम वर्ग में काम करने वाली महिलाओं में आप जोड़ करके कर सकते हैं। तो देखिए निम्न काम मध्यम मैन के लिए 14 18 23 और वोमेन के लिए 11 14 18 होते हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे 1 से 3 साल के लिए 7 मिलीग्राम, 4 से 6 के लिए 9 मिलीग्राम और 7 से 9 के लिए 11 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, और भी आप मैं उसका RDA का दे दूँगी, टेलीग्राम पर डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं उसका पिक भेज दूँगी कितना किस पे डिमांड है। अभी इतना ही आपको जरूर थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आसानी भी होगी याद करने में। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, और इसी में आपका चीज़ें आपकी जहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम बने इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका नोट्स आप बनाते चलिए, ज़रूर आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर जैसा भी आपको जो भी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, होम साइंस एकेडमी के नाम से है, रेड कलर का लोगो है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालती हूँ, उससे भी आप देख सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।